हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब कंपटीशन सेंटर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आई एम नीरज मिश्रा और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट में और क्या-क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आज हम लोग वीडियो को दो भागों में बनाते हैं। पहला तो जो भारतीय शिक्षा नीति 2020 है उसका कुछ विश्लेषण कर लें और फिर आगे इससे संबंधित जो प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आईएएस में जेपीएससी में अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं उसका एक विषय सूची के रूप में प्रश्न सूची के रूप में हम बनाए हैं। वो आपको होमवर्क के रूप में देंगे और फिर अगला क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, शुरू करने के पहले हम लोग चलेंगे आगे भारतीय शिक्षा नीति 2020 में और है क्या और हमारे लिए क्यों उपयोगी है। जैसा कि 1986 में आपका जो शिक्षा मंत्रालय जो नाम था पहले उससे बदलकर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर दिया गया, अर्थात मानव संसाधन मंत्रालय नाम दे दिया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब फिर से आपका 2020 में भारतीय शिक्षा नीति में ये नया बदलाव देखने को मिलेगा कि अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नया नाम फिर से आएगा, वही रीनेम होगा। वो कौन सा होगा बताइए? शिक्षा मंत्रालय। आगे चलते हैं। जो जीडीपी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस शिक्षा नीति में वो रखा गया है 6%, जो वर्तमान में 4.6% है। इसका अर्थ ये है कि 2020 में कई सारे स्कूल खुलेंगे, कई सारे कॉलेज को बेहतर बनाया जाएगा, नए टीचर्स आएंगे, आंगनवाड़ी सेविका या अन्य जो पारा टीचर्स हैं उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। इस पर भारत सरकार का बजट काफ़ी बढ़ जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए और साथ में कंप्यूटर स्किल भी डेवलपमेंट किया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए ये जीडीपी का 6% टारगेट रखा गया है कि एजुकेशन के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। अब ये बात समझ में आ गया है कि एजुकेशन जो है एक पिलर है राष्ट्र का निर्माण के लिए। आगे फिर चलेंगे। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी अब नए ढंग से सिलेबस को बनाएगा। इससे पहले एनसीईआरटी आपका 1975 में, 1988 में और आपका 2005 में ये आपका बदलाव कर चुका है सिलेबस पर। तो नए सिलेबस आएंगे क्योंकि बहुत नए चीज़ इस नीति में जोड़े गए हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र बैकवर्ड है, जो सोशली रूप से बैकवर्ड है, उसके लिए एक फंड बनाया गया है। उस फंड का नाम दिया गया है जेंडर इंक्लूजन फंड। इस जेंडर इंक्लूजन फंड में जो गर्ल्स हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए फंड बनाया गया है ताकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके शिक्षा में। अभी तक ट्रांसजेंडर के लिए कुछ विशेष फंड नहीं बना था। ये पहला मौका है जब भारत सरकार ने उन्हें भी अनदेखा नहीं किया है। इसके अलावा वैसा क्षेत्र जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया गया है। इस तरह से देखेंगे तो आपको मालूम चल रहा है कि सरकार सोसाइटी को भी फोकस करके शिक्षा में काफ़ी ग्रोथ करने का टारगेट लेके चलेगी। इसके अलावा जो पुरानी भारतीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज है, जैसे मौर्य वंश में आप पाली भाषा, प्राकृत भाषा, महाजनपद में आप प्राकृत भाषा, ये सब की आप इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट देखे होंगे। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार जो है नई शिक्षा नीति के तहत 2020 की आपका पारसी, प्राकृत और आपका पाली लैंग्वेज, ठीक है, पारसी, प्राकृत और पाली लैंग्वेज के लिए नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट की स्थापना करेगी। इसके अलावा आपका
जो लैंग्वेज के ट्रांसलेशन हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन नाम से इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे नेशनल लेवल के, ताकि जो अलग अलग देश के जो भाषा हैं उन्हें ट्रांसलेशन किया जाए। अब एजुकेशन में भी, जो हायर एजुकेशन में भी काफ़ी बदलाव किए जाएंगे। यूजीसी, जैसे आपको मालूम है यूजीसी, ठीक है, उसका नया नाम बदल कर चेंज कर दिया जाएगा। इसका नाम होगा HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन होगा। इस तरह काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे शिक्षा नीति में। ड्राफ्ट में तो ये भी था कि 2022 तक जो आपके आंगनबाड़ी सेविका जिन्हें प्री स्कूल के लिए नियुक्त किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो अपना स्किल का जो है यूज सही से बच्चों का विकास में कर सकें। इसके अलावा अन्य भी कई सारी चीज़ें जोड़े गए हैं आपको, जैसे पहले जो बच्चों को मार्क्स दिए जाते थे उस पर भी बदलाव किया जाएगा स्कूल लेवल में। पहला तो उनका अपना रिपोर्ट कार्ड होगा ही होगा। वो रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री के डायमेंशन में रखा गया है, अर्थात उनका जो पढ़ाई के अलावे व्यक्तिगत जो भी विकास हुए बच्चों को, वो सभी को रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाएगा। उनका बात, उनका व्यवहार, उनका वोकेशनल नॉलेज, उनका आपका टीचर से उनका रिलेशन, ये सभी चीज़ उसमें जोड़े जाएंगे। तो अर्थात कहने का मतलब है कि जो रिजल्ट होंगे बच्चों का, वो रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री के डायमेंशन पर होंगे। इसके अलावा जो मार्क्स उन्हें एग्ज़ाम में मिलेंगे उसमें बच्चों का भी व्यू लिया जाएगा, उनके क्लासमेट का, ठीक है, कि इन्हें कितना व्यवहारिक अंक दिया जाएगा। अब इससे बच्चे क्या होंगे कि जब भी स्कूल में वो बचपन से आएंगे, उन्हें इस चीज़ का ध्यान होगा कि अपने क्लासमेट से बात व्यवहार अच्छा रखना है, ठीक है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स देंगे ही, और उन्हें भी आपको उनसे भी आपसे मार्क्स लेना है। इसके अलावा टीचर भी मार्क्स देंगे बच्चों को अलग से, मतलब तो इस तरह क्या होगा, इस तरह आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरा ध्यान दिया गया है किस पर, बच्चों का डेवलपमेंट पर। अब नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इस नेशनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन फोरम का मूल मोटिव यही होगा, मेन मोटिव यही होगा कि जितने सारे स्कूल हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो सके और एक्सचेंज हो इन्फॉर्मेशन उनके बीच में, ताकि बच्चों का क्या हो, सही से डेवलपमेंट हो। इसके अलावा जो टीचर्स होंगे, जो ट्रांसफ़र झेल के परेशान हो जाते थे, आज यहाँ कल वहाँ, अब ऐसा नहीं होगा। कम से कम 5 साल से लेकर 7 साल तक कोई भी टीचर एक ही जगह रहकर अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि स्कूल में भी वो फोकस कर पाएंगे, और वो बार बार ट्रांसफ़र होने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता था। इसके अलावा आपको जो भी टीचर्स हैं जिन्हें आपका इलेक्शन के ड्यूटी पे लगा दिए जाते थे, वैक्सीनेशन पर ड्यूटी पर लगा दिए जाते थे, सेंसस पर लगा दिए जाते थे, अब इसमें एक बदलाव ये होगा कि स्कूल के समय, अर्थात स्कूल के ड्यूरेशन के समय वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बच्चों का पढ़ाई क्या हो, बाधित हो। तो इस तरह से उन्हें इस सब चीज़ों से मुक्त किया जाएगा। हाँ, अगर ड्यूटी अगर उन्हें मिलेगा तो स्कूल ड्यूरेशन में नहीं मिलेगा, ये तय किया जाएगा। अभी इस पर स्पष्टीकरण आना बाकी है। तो इस तरह से शिक्षा नीति के अलावा कई और भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, आपका टीचर के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, 2030 में आपका जो बीएड होंगे ये इंटीग्रेटेड होंगे, अर्थात जिस तरह से अब देखते होंगे 10+2 से 5 साल का लॉ होता है नेशनल लॉ स्कूल से, उसी प्रकार से शायद बीएड को भी रखा गया है। बीएड के लिए डिग्री अनिवार्य होगा, इंटीग्रेटेड डिग्री होगा वो भी बीएड।
तभी वो आगे अपना शैक्षणिक कार्य कर पाएंगे। ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ऐसे टीचर जो कमज़ोर हैं, जो पढ़ाई में अच्छा आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें हटाया भी जा सकता है। बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं, जिससे बेकार का क्या हो रहा है, आपका इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, सरकार को काफ़ी खर्च आ रही है। तो कई सारे स्कूल को आपस में मर्ज करने की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन के कस्तूरी रंगन ने दिए हैं कि जो पहले एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 था, उसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री प्राइमरी कंपलसरी एजुकेशन दिए जाते थे। ये उम्र को जो है बढ़ाकर आपका 3 साल से 18 साल करने का अनुमोदन किया, रिकमेंडेशन किया गया है। अर्थात जो 86 संवैधानिक संशोधन 2002 में हुए थे, जिसमें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में रखा गया था आर्टिकल 21 का क्लॉज ए में, उसमें 6 साल से 14 साल तक के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व और राज्य का कर्तव्य के अंतर्गत रखे गए थे और बच्चों का फंडामेंटल राइट के तहत। अब उसमें बदलाव किया जाएगा, अर्थात अब क्या होगा, इसमें आपका 6 साल से लेके 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को दिया जाएगा प्राइमरी कंपलसरी एजुकेशन। इसके अलावा जो डिसएडवांटेज बच्चे होते थे, जिनके लिए एडमिशन के कोटा में 25% रिजर्वेशन दिए जाते थे, वो पॉलिसी को बंद किया जाएगा, क्योंकि इससे स्कूल काफ़ी बेनिफिट उठाते थे, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, बच्चों का एडमिशन सब ले लेते थे पैसा वैसा लेके। तो इसमें कई सारे अच्छे चीज़ आए हुए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। इससे आप पढ़ें इस ड्राफ्ट को और समझें। आइए इस पर एक क्वेश्चन हम बनाए हैं टाइपिंग करके, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा नीचे, ठीक है, और वहाँ पे लिंक दिया गया है, उसमें भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि देश का पहला शिक्षा नीति कब आया एवं इसके कमेटी का क्या नाम था। दूसरा, देश का दूसरा शिक्षा नीति कब आया एवं इसका क्या उद्देश्य था। तीसरा, किस साल शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया। चौथा, देश की तीसरी शिक्षा नीति कब आई एवं इसके कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। पांचवा, किस तारीख को कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को अनुमोदित किया। छठा, तीसरी शिक्षा नीति कब लागू होगी। सातवां, 5+3+3+4 शिक्षा व्यवस्था है क्या। नौवां, GER है क्या। 10वां, GER का लक्ष्य 2025 एवं 2030 में है क्या। 11वां, NETF और परख PARAKH है क्या। ठीक है, NETF और परख है क्या। 12वां, GDP का कितना % खर्च शिक्षा पर किया जाएगा। 13वां, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या। और 14, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। 14 नंबर का उत्तर हम दे देते हैं समवर्ती सूची में। चलिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो क्वेश्चन हमने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहे हैं उसे बनाइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मेहनत से हमने टाइपिंग किए हुए हैं। चलिए, आज का वीडियो इतना ही में समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हम राम मंदिर से रिलेटेड प्रश्नों पर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।